Good morning, students. Today we will discuss about Kothari Commission 1964-66. The present article will let you know about the Indian Constitution System. जो ये आर्टिकल आपको दिया गया है ये आपको बताएगा इंडियन एजुकेशन कमीशन के बारे में। और ये कमीशन सेटअप हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 14 जुलाई 1964 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी, जो कि चेयरमैन थे यूजीसी के, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। द कमीशन एम्ड एट एग्जामिन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सेक्टर अक्रॉस द कंट्री। मतलब इस कमीशन का मेन टारगेट ये था कि जितने भी एजुकेशनल सेक्टर हैं वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए। अमंग अदर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेटिंग ऑफ दिस कमीशन ऑल्सो इंक्लूडेड द इवोल्यूशन ऑफ ए जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन। इस कमीशन का ये भी काम था कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसमें इवोल्यूशन किया जाए, उसमें इवोल्यूशन किया जाए, उसमें विकास किया जाए, बड़े पैमाने पर उसमें एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये इस कमीशन का मेन काम था। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को केंद्र सरकार को सौंप दी और कुछ रिकमेंडेशन दिए। और नाउ वी विल डिस्कस सम रिकमेंडेशन एज गिवन बाय द कोठारी कमीशन। नंबर 1, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। हम बात करते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। एज वी नो अंडर द आर्टिकल 45 वी नो डैट देयर शुड बी अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच स्टेट, जो बताता है कि 14 साल की उम्र तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो पॉइंट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से हुआ अंडर आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सीकिंग टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 40। सेकेंड, स्टेटस, इमोल्यूमेंट्स एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स of all the factor which determine the quality of a teacher and contributed to national development। देखिए ये पॉइंट अगर आप रीड कर पा रहे हो तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो टीचर का एक स्टेटस है, जिसका इमोल्यूमेंट्स है, जो उसका एजुकेशन स्टेटस है, एक टीचर एक वेल क्वालिफाइड ट्रेनर होगा तो वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से नॉलेज दे पाएगा, इम्पार्ट कर पाएगा, जो आकर उसके स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। और अगर स्किल्स इम्प्रूव होते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो कंट्री को प्रमोट करता है और सेल्फ गोल को भी वो ले लेता है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस। सी द एनर्जेटिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जो हमारे देश की लैंग्वेजेस का एक डेवलपमेंट हुआ है और लिटरेचर का, वो एजुकेशनल कल्चर डेवलपमेंट की वजह से हुआ है और फॉर एजुकेशनल कल्चर डेवलपमेंट के लिए हुआ है। अनलेस दिस डन, जो हमारी क्रिएटिव एनर्जी होती है लोगों की, वो रिलीज़ नहीं हो पाएगी, वो आगे नहीं आ पाएगी। जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो उनके अंदर नॉलेज है वो बहुत है और वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अगर रीजनल लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। अगर मैं बात करूँ, छोटा सा एग्जांपल दूँ कि तमिलनाडु में एक इंटेलेक्चुअल है जो तमिल जानता है और उसके पास एक बहुत बड़ा ज्ञान है, नॉलेज है, अगर वो अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है हिंदी में तो डेफिनेटली नॉर्थ इंडियंस लोग नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को। और नॉर्थ इंडिया का एक इंटेलेक्चुअल है, वो तमिल नहीं जानता तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, अपनी नॉलेज को इम्पार्ट नहीं कर पाएगा तमिल्स को। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके लिए गवर्नमेंट ने फिर चीज़ की 3 लैंग्वेज फार्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये बताता है कि मान लीजिए हम नॉर्थ इंडिया में हैं, तो नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी राज्य की, उसकी ड्यूटी बनती है कि एक साउथ की लैंग्वेज ले, एक इंग्लिश लैंग्वेज ले और एक हिंदी ले, हिंदी भाषी लैंड में जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। और इसी तरीके से साउथ की बात करें तो वहाँ पर एक ऐसी लैंग्वेज को वो ले जहाँ पर उसकी लोकल भाषा हो हिंदी और इंग्लिश के साथ। दिस इज़ कॉल्ड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करेगा और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में काम आएगा। हिंदी, अगर हम बात करें आर्टिकल 351 में जो कहा गया है हिंदी के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश नहीं हिंदी, तो हिंदी के विकास के लिए, उसके प्रमोशन के लिए आर्टिकल 351 में प्रोविज़न दिए। फिर आते हैं हम संस्कृत। हम सब जानते हैं कि संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, जो एक यूनिक कंट्रीब्यूशन करती है लैंग्वेज यूनिटी का हमारे देश में। तो इसे पढ़ाना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पर। हम जानते हैं कि आजकल संस्कृत की जो है, जो पढ़ाने वाले हैं या जो डिमांड तो बहुत है लेकिन पढ़ाने वाले कम हैं। एक तरीके से ये लैंग्वेज विलुप्त होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, जो हमारे कल्चर के लिए अच्छा नहीं है फॉर द कल्चर यूनिटी ऑफ द कंट्री।
फिर हम आते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेजेस पर। सेल्फ एम्फेसिस नीड टू बी लेड ऑन द स्टडी ऑफ इंग्लिश एंड अदर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। देखिए आजकल साइंस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हिंदी में हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अगर हमें अपनी कामयाबी को वर्ल्ड से मैच कराना है, तो हमें जो वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं उनको भी सीखना होगा। नेक्स्ट, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। If we are talking about educational opportunity, then we have to concentrate on the educational facility. Imbalance जो हो गया है फर्स्ट पॉइंट में जो बताया गया, रीजनल इम्बैलेंस हो गया जिसकी वजह से जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है वो कामयाब नहीं हो पा रही, उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है और अच्छे से इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। सेकंड, टू प्रमोट सोशल कोहेजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सामाजिक एकजुटता की ज़रूरत है, नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। कॉमन स्कूल सिस्टम एक लागू करना चाहिए जो हमारे एजुकेशन कमीशन ने हमें बोला है, उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स शुड बी एम्फेसाइज। जो एजुकेशन गर्ल्स की उसे एम्फेसाइज करना चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए, ना कि सामाजिक न्याय के, सोशल जस्टिस के नहीं, उनका अधिकार भी है। मोर इंसेंटिव एफर्ट्स आर नीड टू बी डेवलप अमंग द बैकवर्ड। हमें इस तरीके के इंसेंटिव्स भी एफर्ट उठाने होंगे ताकि जो अदर बैकवर्ड कास्ट के बच्चे हैं, गरीब हैं, उन तक भी इस एजुकेशन सिस्टम को पहुँचाया जा सके। सॉरी। उसके बाद एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर द फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन शुड बी एक्सपेंडेड। हमारे संविधान में भी प्रोविज़न है कि आप 18 साल तक के हैंडीकैप बच्चों को फ्री एजुकेशन दें, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं 14 साल तक, लेकिन हैंडीकैप के लिए 18 साल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। अगर हम किसी टैलेंट को बचपन में ही ढूंढ लें और इसी हिसाब से ट्रेनिंग दें तो वो आगे जाकर बहुत कामयाब हो सकता है, देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है और एक बहुत चीज़ अच्छी कर सकता है। ये भी कोठारी कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Work experience and national service. See, the school and community should be brought closer through a suitable program of mutual service and support. जो स्कूल है, जो कम्युनिटी है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू वर्क करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन। नेक्स्ट, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए साइंस एजुकेशन और रिसर्च में हमारी बहुत ज़रूरी, हमें इस तरीके की यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए 12वीं क्लास तक की जो साइंस और मैथ्स को कंपलसरी करना चाहिए फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अगर हम बात करें कि हम हर राज्य में एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए, एक ऐसा कैंपस कॉलेज होना चाहिए सिंगल, ताकि वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री को डेवलप करने के तरीके और उनसे रिलेटेड पढ़ाई जा सके। क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे देश का एक बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा भाग है, जीडीपी को बहुत सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ बुक। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ बुक की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ बुक का मतलब ये है कि बुक्स का जो प्रिंटिंग है, टेक्स्ट, वो इस तरीके से क्वालिटी होना चाहिए जो कभी भी किसी गलती का कोई जगह ना छोड़े। इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए, अच्छे राइटर्स को, बेस्ट टैलेंट को हमें इस चीज़ में लगाना चाहिए। फिर आते हैं एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म्स पर। देखिए एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म्स में अगर मैं एक उदाहरण दूं तो अभी कुछ दिन पहले जैसे 10th के एग्ज़ाम में ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया था जो एक्चुअल इवैल्यूएशन प्रोसेस को कामयाब नहीं होने दे रहा था, जो अब ठीक करेक्ट किया गया है। क्योंकि जो पुराना प्रोसेस था इवैल्यूएशन का वो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कि आप खाली सर्टिफिकेशन लेने नहीं आए, किसी आपका स्किल कितना डेवलप हो रहा है। सेकेंडरी एजुकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन, दिस इज टाइप टू बी इम्प्रोवाइज इन सच अ वे दैट वी कैन गेट सम वैल्यूएबल थिंग्स from this education part, secondary education, which is very important for the sustaining the economic growth of this country. यूनिवर्सिटी एजुकेशन, अगर हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैब की फैसिलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाना चाहिए रादर देन हम थ्योरेटिकल नॉलेज पर अगर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं तो ये चीज़ कामयाब नहीं बनाती हमारे इंस्टीट्यूशंस को। एक हमें प्रैक्टिकल लैबोरेटरी, अदर फैसिलिटी जो कि स्ट्रेंथन कर सकें हमारे एजुकेशन सिस्टम को। पार्ट टाइम एजुकेशन या कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज, जिसे हम ओपन लर्निंग भी बोल सकते हैं, जो वर्किंग क्लास है, जो स्किल्ड नहीं है, कम स्किल्ड है, तो उनकी स्किल्ड को इम्प्रूव करने के लिए हमें पार्ट टाइम कोर्सेज को डेवलप करना चाहिए ताकि वो जॉब भी करते रहें और अपनी स्किल्स को डेवलप करके एक अच्छी पोस्ट को गैदर भी कर सकें। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, टीचर, नॉर्मल टीचर कैन नॉट बी सक्सीड इफ़ ही डोंट हैव एनी BEd डिग्री। सो दिस टाइप ऑफ कोर्सेज, कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज, हेल्प द टीचर विद हिज प्रोफेशन एज वेल एज हिज डेवलपिंग ऑफ हिज स्किल, हिज और हर स्किल। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, लिटरेसी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, एडल्ट एजुकेशन पर भी इम्प्रोवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या जो स्कूल नहीं जा पा रहे, कम उम्र में उनका स्कूल छूट गया,
For the betterment of this country, we need to emphasize these adult education and speed of literacy for the economic growth and development. Games and sports, देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है किसी भी स्कूल का. सारे इक्विपमेंट्स जो है, सारी चीज़ें जो है वो लार्ज स्केल पर डेवलप करके स्कूल में इम्प्रोवाइज़ करनी चाहिए ताकि वो चीज़ें इम्प्रूव करके बच्चों को आगे बढ़ें. नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे संविधान में बहुत प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल 30 में भी और जगह भी. तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनॉरिटीज़ को उनके अधिकार दिए जाए एजुकेशन सिस्टम में. एजुकेशनल स्ट्रक्चर, जो हमारा देश का एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. जैसे कुछ प्रोविजन में 10+2 3 का पैटर्न थ्रू आउट द कंट्री विदाउट एनी कंट्रोवर्सी माना गया, जिससे हमारी सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है. और नाउ वी have the GDP of around 7 point something. So there are some points that was recommended by the Kothari Commission in 1964 to 66. चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, थैंक यू वेरी मच.